सो क्लीवेज में क्या होता है कि जो जाइगोट बना है एम्पुला रीजन में, उसमें फर्स्ट माइटोसिस होती है, यानी कि फर्स्ट क्लीवेज होता है। कब होगा? 24 to 30 आवर्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के 24 से 30 घंटे बाद फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन होगा, यानी कि फर्स्ट क्लीवेज होगा, जिससे कितने सेल का स्ट्रक्चर बनेगा? 2 सेल्ड, या फिर हम इसको बोलेंगे ब्लास्टोमियर। इन सेल्स को हम क्या बोलेंगे? ब्लास्टोमियर। ओके, अब इसमें दोबारा से 10 घंटे बाद दोबारा डिवीजन होगी, जिसको हम बोलेंगे सेकंड क्लीवेज। तो 2 सेल से कितने बनेंगे? 4 सेल्स। ओके, 4 सेल्स, या फिर क्या बोलेंगे इसको? ब्लास्टोमियर। ओके, 4 ब्लास्टोमियर। अब इस 4 सेल्ड स्ट्रक्चर में दोबारा से क्लीवेज होगी, यानी कि थर्ड क्लीवेज होगी। कब? आफ्टर 3 डेज। फर्टिलाइजेशन के 3 दिन बाद दोबारा से इसमें क्या होगी? थर्ड क्लीवेज होगी 4 सेल स्ट्रक्चर में, जिससे क्या बनेगा? 4 से 8 सेल। 4 से कितने सेल बनेंगे? 8 सेल, या फिर ब्लास्टोमियर। ओके, अब इस 8 सेल स्ट्रक्चर में अगेन माइटोसिस होगी, यानी कि 4th क्लीवेज होगी। वो कब होगी? आफ्टर 4 डेज। तो 8 से कितने सेल बनेंगे? 16 ब्लास्टोमियर। ओके, तो ये होती है, यानी कि जाइगोट में फर्स्ट क्लीवेज हुई, फर्स्ट से क्लीवेज के बाद 2 सेल बने, फिर सेकंड क्लीवेज हुई जिसमें 4 सेल बने 2 से। अब 4 सेल से कितने बनेंगे? 8 सेल बनेंगे, 8 सेल से 16 सेल बनेंगे। ओके, तो ये जो 8 से लेके 16 सेल स्ट्रक्चर है, 8 to 16 सेल स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं मोरुला। ओके, इस स्ट्रक्चर को हम मोरुला बोलते हैं, जिसकी शेप जो होती है वो कैसी होती है? लिटिल मलबरी जैसी, शहतूत के जैसी शेप होती है। एक सॉलिड बॉल ऑफ स्ट्रक्चर होता है, एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर जिसके अंदर सेल्स भरे होते हैं, कोई कैविटी इसके अंदर प्रेजेंट नहीं होती है। ओके, अब क्या होगा? ये जो मोरुला होता है, ये 8 to 16 सेल स्ट्रक्चर जो होता है मोरुला, इसके अंदर होती है फर्दर क्लीवेज, इसके अंदर और ज्यादा माइटोसिस होती है। अल्टीमेटली जो स्ट्रक्चर बनेगा, अल्टीमेटली जो स्ट्रक्चर बनता है मोरुला से, वो कुछ ऐसा बनेगा। मोरुला के अंदर जब क्लीवेज होगी तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा, जिसमें बाहर जो ये सेल्स हैं, बाहर जो ये सेल्स हैं, इनको हम बोलेंगे ट्रोफोब्लास्ट। ओके, और अंदर भी जो सेल्स होंगे, यहाँ अंदर भी सेल्स प्रेजेंट होंगे, जिनको हम क्या बोलेंगे? इनर सेल मास, या फिर आईसीएम। आईसीएम मतलब इनर सेल मास। और कैविटी प्रेजेंट होगी अंदर। ये क्या है? कैविटी। ओके, ये कैविटी है, जिसको हम बोलेंगे ब्लास्टोसील। ये जो स्ट्रक्चर बना है, इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं ब्लास्टुला, या फिर ब्लास्टोसिस्ट। ओके, अल्टीमेटली ये स्ट्रक्चर बनता है मोरुला के बाद। ये स्ट्रक्चर जो होता है वो इम्प्लांट होता है यूट्रस की मेम्ब्रेन के साथ, एंडोमेट्रियम के साथ। ओके, एंडोमेट्रियम के साथ ये स्ट्रक्चर अटैच हो जाता है ट्रोफोब्लास्ट की मदद से। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन। ओके, ये अल्टीमेटली जो ब्लास्टुला सेल जो बना है, ब्लास्टुला जो स्ट्रक्चर बना है, इसमें क्या होगा कि ट्रोफोब्लास्ट जो है वो हेल्प करेगा इम्प्लांटेशन में, और जो आईसीएम है वो क्या बनाएगा? एम्ब्रियो। ये एम्ब्रियो फॉर्मेशन में हेल्प करेगा। ओके, ये जो डायग्राम है ये दिखा रखा है क्लीवेज का, जिसमें क्या हो रहा है देखो, ये एक साइड का दिखा रखा है यूट्रस में, फैलोपियन ट्यूब है ये दीज आर ओवरीज। ये एक ओवरी दिखा रखी है, ये यूट्रस है, ये फिम्ब्रे, दिस रीजन इज नोन एज इन्फेंटिबुलम, ये एम्पुला, और आगे क्या जाएगा? इस्थमस। अब ये ग्राफियन, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल से क्या निकल गया? ओवम। ओके, ये बाकी का जो रिमेनिंग पोर्शन है वो आगे जाके कॉर्पस ल्यूटियम बना लेगा। अब ये सेकेंडरी oocyte यहाँ पे रिलीज हो गया। सेकेंडरी oocyte कहाँ पे चला गया? एम्पुला रीजन में। एम्पुला रीजन में यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है क्या होती है? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन हुई
एक जो स्पर्म है वो पेनिट्रेट हुआ सेकेंडरी oocyte के अंदर, फ्यूजन हुआ, जाइगोट बना। अब जो जाइगोट बना है उसमें फर्स्ट क्लीवेज हुई, फर्स्ट क्लीवेज होगी तो कितने सेल बनेंगे? 2। ओके, 2 ब्लास्टोमियर बने। फिर सेकंड क्लीवेज होगी, फिर 4 ब्लास्टोमियर बनेंगे। फिर थर्ड क्लीवेज होगी, फिर 8 ब्लास्टोमियर बनेंगे। फिर फोर्थ क्लीवेज होगी, फिर कितने बनेंगे? 16। ओके, इस 8 to 16 स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? मोरुला। अब जैसे जैसे क्लीवेज होती जा रही है वैसे वैसे ये जो एम्ब्रियो है ये फेलोपियन ट्यूब से यूट्रस की तरफ जाता दिखाई दे रहा है। ये ABCDEF जो दिखा रखे हैं, ये जैसे जैसे क्लीवेज होती है वैसे वैसे क्या होता है, ये जो स्ट्रक्चर है एम्ब्रियो बना है ये यूट्रस की तरफ मूव करता जाता है, क्योंकि यूट्रस अल्टीमेटली यूट्रस में जाके क्या होगा? इम्प्लांट होना है इसको। तो देखो ये जो स्ट्रक्चर बना है इसको हमने क्या बोल दिया? ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट बनता है और अल्टीमेटली ये ब्लास्टोसिस्ट जाके इस एंडोमेट्रियम लेयर के साथ अटैच हो जाता है, चिपक जाता है। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इम्प्लांटेशन। ओके, एक्टोपिक प्रेगनेंसी। ओके, एक्टोपिक प्रेगनेंसी मतलब जब यूट्रस के अलावा कहीं और इम्प्लांटेशन हो जाता है। ओके, एम्ब्रियो कहीं और अटैच हो जाता है यूट्रस के अलावा, ऐसी प्रेगनेंसी को हम बोलते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी, जिसमें जो एम्ब्रियो है वो सर्वाइव नहीं कर पाता है। ओके, तो सर्वाइव नहीं कर पाएगा वो। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, कि एम्ब्रियो की डेवलपमेंट कैसे होती है यूट्रस के अंदर। ओके, नाउ सी, हमारे पास एक तो बाहर की जो लेयर थी हमने उसको बोला था ट्रोफोब्लास्ट, है ना, और अंदर जो सेल थे उसको हमने बोला था आईसीएम। अब ट्रोफोब्लास्ट क्या करेगा? ये हेल्प करता है इम्प्लांटेशन में, ये हमने देखा। आईसीएम क्या करेगा? एम्ब्रियो की फॉर्मेशन में हेल्प करेगा। ओके, सपोज ये यूट्रस की लेयर है। ओके, ये यूट्रस की लेयर है। यहाँ पे ये अंदर क्या हो जाता है? ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांट हो जाता है। इम्प्लांटेशन में कौन हेल्प करेगा? ये ट्रोफोब्लास्ट सेल्स जो होते हैं ये चिपक जाते हैं एंडोमेट्रियम लेयर के साथ। ओके, और यहाँ पे अंदर कौन से सेल प्रेजेंट होंगे? आईसीएम। अब क्या होगा? ये ट्रोफोब्लास्ट जो हैं इनमें से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकलते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकलते हैं, जिनको हम क्या बोलेंगे? कोरियोनिक विलाई, कोरियोनिक विलाई। ओके, जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर विलाई प्रेजेंट होती है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, वैसे यहाँ पे भी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट होंगे, जिसको हम बोलेंगे कोरियोनिक विलाई। ये अंदर यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा? ये मैटरनल ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होगी, क्योंकि मदर के यूट्रस के अंदर वाली लेयर है एंडोमेट्रियम लेयर, तो इनमें ब्लड वेसल्स भी प्रेजेंट होती है, जिनमें मदर का ब्लड प्रेजेंट होता है। ओके, यूटेराइन टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। ये आपस में मिलके कोरियोनिक विलाई एंड यूटेराइन मेम्ब्रेन, ओके, ये आपस में मिलके क्या करेंगे? एक स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन कर लेंगे, बीच में इनके बीच में कनेक्शन बन जाएगा, जिस कनेक्शन को हम क्या बोलते हैं? प्लासेंटा। ओके, तो ये प्लासेंटा किससे बना है? कोरियोनिक विलाई से, और ये मदर का जो यूट्रस है उसके टिश्यूज मिलके आपस में क्या बना लेंगे? प्लासेंटा। प्लासेंटा का फंक्शन क्या होता है कि एक तो ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, जो फीटस बनेगा आगे, जो फीटस बनेगा आईसीएम से, इनर सेल मास से, उसके फीटस से क्या किसके थ्रू पास करेगा? एम्बिलिकल कॉर्ड, एम्बिलिकल कॉर्ड होती है, कोइल्ड स्ट्रक्चर होता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, उसके थ्रू क्या पहुंचाएगा? क्योंकि मदर और फीटस का जो ब्लड होता है वो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में नहीं होता है। ओके, ब्लड के थ्रू, ब्लड में जो न्यूट्रिशन होता है वो सिर्फ न्यूट्रिशन पास होता है मदर टू फीटस। तो प्लासेंटा क्या करेगा? एक कनेक्शन होता है मदर और फीटस के बीच में, ब्लड जो है वो मदर का ट्रांसफ्यूज नहीं होता उसके साथ, फीटस के साथ, लेकिन न्यूट्रिशन जो है वो प्लासेंटा के थ्रू एम्बिलिकल कॉर्ड में एंड देन फीटस में ट्रांसफर हो जाता है। ओके, तो एक तो न्यूट्रिशन पास होगा, सेकंड जो CO2 या वेस्ट मटेरियल है फीटस का वो कहाँ आ जाएगा? मदर के ब्लड में। ओके, तो वेस्ट मटेरियल को रिमूव करने में हेल्प करती है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। अनदर थिंग इज जो प्लासेंटा है वो एक्ट करता है एंडोक्राइन टिश्यू, एक्ट एज एंडोक्राइन टिश्यू। ओके, हम
पढ़ेंगे अभी हॉर्मोन्स के बारे में कि कौन कौन से हार्मोन जो है वो प्लासेंटा बनाता है। सी, प्लासेंटा जो है वो एक तो हार्मोन प्रोड्यूस करेगा HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। ओके, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन सिर्फ प्रेगनेंसी के टाइम पे बनेगा, प्रेगनेंसी के टाइम ही प्लासेंटा की फॉर्मेशन होती है। तो HCG हार्मोन क्या करेगा, ये स्टिमुलेट करता है कॉर्पस ल्यूटियम को, कॉर्पस ल्यूटियम को स्टिमुलेट करता है, किस लिए, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन की फॉर्मेशन के लिए, ताकि ये कॉर्पस ल्यूटियम एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन की सिक्रीशन कर सके। ठीक है, हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल में पढ़ा था कि कॉर्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरोन बन रहा था, लेकिन कॉर्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरोन बनाने में जो हार्मोन हेल्प कर रहा था वो था LH। LH मेंटेन कर रहा था प्रेगनेंसी से पहले कॉर्पस ल्यूटियम को। ओके, लेकिन अब क्या होता है, जब प्रेगनेंसी हो जाती है तो HCG हार्मोन जो होता है वो 9 मंथ्स तक कॉर्पस ल्यूटियम को उसको स्टिमुलेट करता है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन बनाने के लिए। ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का फंक्शन क्या रहेगा कि 9 मंथ्स तक एंडोमेट्रियम को मेंटेन करके रखते हैं, एंडोमेट्रियम को मेंटेन करके रखते हैं, क्योंकि यूट्रस के जो अंदर वाली लेयर है वो बहुत नेसेसरी होती है, जरूरी होती है फीटस की डेवलपमेंट के लिए। ओके, इसलिए उसका मेंटेन होना क्या है, जरूरी होता है। नेक्स्ट थिंग इज कि HCG ने कॉर्पस ल्यूटियम को स्टिमुलेट करा, तो कॉर्पस ल्यूटियम एक हार्मोन बनाता है जिसको हम बोलेंगे रिलैक्सिन। ओके, तो रिलैक्सिन हार्मोन भी सिर्फ प्रेगनेंसी के टाइम पे ही रिलीज होता है। इसका काम क्या होता है कि जब पार्चुरेशन होता है तब डिलीवरी होती है तो इस सर्विक्स को डायलेट करवा देता है, सर्विक्स रीजन को डायलेट करवा देता है ताकि जो बेबी की डिलीवरी है वो आसानी से हो सके। ओके, नेक्स्ट हार्मोन होता है HPL, ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजन। इसका फंक्शन क्या होता है कि ये स्टिमुलेट करता है मेमरी ग्लैंड्स को, मेमरी ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करता है ताकि वो मिल्क की सिक्रीशन शुरू करवा दे। ओके, मिल्क की फॉर्मेशन के लिए मेमरी ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करता है। देन उसके बाद प्रोलैक्टिन हार्मोन भी सीक्रेट होता है जो कि मिल्क की सिक्रीशन करवाता है इन एल्वुलाई, और बाद में ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या करेगा, इजेक्शन में हेल्प करता है। ओके, तो ये 3 हार्मोन HCG, रिलैक्सिन एंड HPL ये सिर्फ प्रेगनेंसी के टाइम पे ही सीक्रेट होते हैं। ओके, अब ये तो हो गया प्लासेंटा के बारे में। अब जो ये इनर सेल मास है, अंदर वाले जो सेल हैं इनर सेल मास, इनका क्या होगा वो हम देखेंगे। इनर सेल मास का क्या होगा कि डिफरेंशिएट हो जाएंगे 2 टाइप के सेल में। इनर सेल मास जो होते हैं वो डिफरेंशिएट हो जाएंगे 2 टाइप के सेल में, जिनको हम बोलते हैं हाइपोब्लास्ट एंड एपीब्लास्ट, हाइपोब्लास्ट एंड एपीब्लास्ट। ओके, हाइपोब्लास्ट तो क्या होंगे, छोटे छोटे सेल्स होते हैं क्यूबॉइडल सेल्स, और एपीब्लास्ट क्या होते हैं, कोलुमनार सेल्स होते हैं, बड़े बड़े सेल्स जो बाहर प्रेजेंट होते हैं, एपीब्लास्ट सेल्स, और इनके अंदर प्रेजेंट होंगे छोटे छोटे क्यूबॉइडल हाइपोब्लास्ट सेल्स। ओके, अब ये जो हाइपोब्लास्ट सेल्स हैं ये फॉर्मेशन करते हैं एंडोडर्म की, और ये जो एपीब्लास्ट सेल्स जो होते हैं ये बनाते हैं एक्टोडर्म। ओके, तो ICM फर्स्ट डिफरेंशिएट इनटू द हाइपोब्लास्ट एंड एपीब्लास्ट सेल। एपीब्लास्ट जो कि लार्ज कोल्यूमनर सेल्स प्रेजेंट होते हैं आउटर साइड में, जो कि एक्टोडर्म जर्मिनल लेयर की फॉर्मेशन करते हैं। देन जो हाइपोब्लास्ट सेल्स जो होते हैं जो कि अंदर प्रेजेंट होते हैं, क्यूबॉइडल सेल्स होते हैं, स्मॉलर सेल, जो क्या होते हैं, प्रिमिटिव एंडोडर्म होते हैं, यानी कि जो बाद में फॉर्मेशन करते हैं एंडोडर्म की। तो एक्टोडर्म जर्मिनल लेयर एंड एंडोडर्म जर्म लेयर ये जो होती है ये ICM से बनती है, इनर सेल मास से बनती है। वन मोर थिंग इज, एक और लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं मेसोडर्म। जो मेसोडर्म होती है वो ICM नहीं बनाता है, ICM से नहीं बनती है वो। ICM जो होते हैं वो स्टेम सेल्स होते हैं, या फिर हम इसको बोलेंगे टोटीपोटेंट सेल्स, टोटीपोटेंट सेल्स। ओके, जैसे ही एक्टोडर्म एंडोडर्म बनती है उसके बाद क्या होता है, साइमल्टेनियसली मेसोडर्म का भी फॉर्मेशन हो जाता है। अब ये
स्टेम सेल्स और टोटिपोटेंट सेल्स की तरह कैसे काम करेंगे, क्या होता है इसका मतलब, वो सेल्स जो कि सारे टिश्यू ऑर्गन सिस्टम की फॉर्मेशन करते हैं उनको बोलते हैं स्टेम सेल्स या फिर टोटिपोटेंट सेल्स। ओके, जिनमें माइटोसिस होती है बार बार, माइटोसिस होने की वजह से बाद में वो टिश्यू की और ऑर्गन सिस्टम की फॉर्मेशन करते हैं, उनको बोलते हैं हम स्टेम सेल्स या फिर टोटिपोटेंट सेल। ओके, तो ये हर टाइप की ऑर्गन की फॉर्मेशन करते हैं, इसीलिए आईसीएम जो होते हैं वो बाकी के ऑर्गन्स बनाएंगे। अब ये जो 3 जर्मिनल लेयर बनी है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म, ये अलग अलग ऑर्गन की फॉर्मेशन करती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे एक्टोडर्म है, कुछ एग्जाम्पल्स हैं जैसे कि एक्टोडर्म, वो फॉर्मेशन करती है ब्रेन की, स्पाइनल कॉर्ड, ओके, नर्व्स की, स्किन की, हेयर, नेल्स, ओके, इनकी फॉर्मेशन जो होती है वो एक्टोडर्म से होती है। मेसोडर्म जो बीच वाली जर्मिनल लेयर होती है वो करती है हार्ट की फॉर्मेशन, किडनी की फॉर्मेशन, बोन्स, कार्टिलेज, ब्लड सेल्स, ओके, इन सब की फॉर्मेशन होती है मेसोडर्म से। एंडोडर्म जो होती है वो बनाती है लंग्स, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, ओके, आइरिस, आइरिस जो होता है वो एंडोडर्म से बनता है और जो आइरिस मसल्स जो होती है वो मेसोडर्म से बनती है। ओके, जैसे यूरिनरी ब्लैडर हो गया वो भी एंडोडर्म से बनता है। तो ये कुछ एग्जांपल हो गए जो ये एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म इन ऑर्गन की क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। ओके, नेक्स्ट थिंग इज कि जो ह्यूमन प्रेगनेंसी जो होती है वो 9 मंथ्स तक रहती है, जिसको हम और क्या बोलते हैं, गेस्टेशन पीरियड, राइट। 9 मंथ्स के पीरियड को हम क्या बोलते हैं, गेस्टेशन पीरियड। ओके, सबसे पहले क्या होता है, जो 1 मंथ कंप्लीट होता है, 1 मंथ कंप्लीट होता है तो हार्ट की फॉर्मेशन हो जाती है, हार्ट बन जाता है 1 मंथ में। ओके, सेकेंड मंथ में क्या होगा, जो लिम्स होते हैं, हाथ पैर होते हैं, फिंगर्स होती है यानी कि डिजिट्स होते हैं, उनकी फॉर्मेशन हो जाती है। थर्ड मंथ में, थर्ड मंथ मतलब एक ट्राइमेस्टर पूरा हो जाता है। थर्ड मंथ मीन्स फर्स्ट ट्राइमेस्टर। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो मेजर ऑर्गन्स होते हैं वो सारे के सारे ऑर्गन्स जो होते हैं बन जाते हैं, इंक्लूडिंग द रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक्सटर्नल जेनिटेलिया, इन सारे ऑर्गन की फॉर्मेशन हो जाती है 3 मंथ में यानी कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। ओके, फोर्थ मंथ में क्या होता है, फोर्थ मंथ में एक तो हेयर आ जाते हैं हेड के ऊपर। ओके, नेक्स्ट जो फीटल मूवमेंट होती है, फर्स्ट फीटल मूवमेंट जो होती है वो शो होती है। ओके, फर्स्ट फीटल मूवमेंट जो होती है वो शो होती है 4th मंथ में। उसके बाद 6 मंथ यानी कि सेकेंड ट्राइमेस्टर, 3 मंथ का एक ट्राइमेस्टर होता है तो 6 मंथ में सेकेंड ट्राइमेस्टर, इसमें क्या होगा, बॉडी हेयर, बॉडी हेयर बन जाते हैं, आईलिड्स बन जाते हैं, आईलैशेस बन जाती हैं। ओके, अब 9 मंथ तक आते आते जो बेबी है वो फुली डेवलप हो जाता है। 9 मंथ तक बेबी जो होता है वो फुली डेवलप हो जाता है। ओके, और रेडी हो जाता है फॉर पार्चुरेशन, पार्चुरेशन के लिए बेबी रेडी हो जाता है। सो ये डायग्राम है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का, जिसमें ये है प्लासेंटल विलाई जिसको हम कोरियोनिक विलाई भी बोलते हैं। दिस इज एम्बिलिकल कोड जिसके थ्रू न्यूट्रिशन जाता है, वेस्ट मटेरियल जो होता है वो बाहर रिलीज होता है। ये यूट्रस की कैविटी है जहाँ पे एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता है। दिस इज एम्ब्रियो, ये योक सैक है जिसमें ब्लड सेल की फॉर्मेशन होती है एम्ब्रियोनिक स्टेज पे। ओके, वन मोर थिंग इज एम्ब्रियो के सराउंडिंग में एक फ्लूइड रहता है जिसको हम बोलते हैं एमनियोटिक फ्लूइड। ये क्या करता है, बेबी को मैकेनिकल इंजरी से बचाता है, एज ए शॉक अब्जॉर्बर रहता है जो कि बेबी को बाहर की कोई भी मैकेनिकल इंजरी होती है उससे बचाता है। ओके, नाउ अभी जो बेबी फुली डेवलप हो गया है, फुली डेवलप्ड बेबी प्लस प्लासेंटा, इनसे क्या होता है, एक सिग्नल जाता है, कॉन्ट्रैक्शन होती है, माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन, माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन होती है, जिससे क्या होगा, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स, ये जो सिग्नल है ये पिट्यूटरी के पास जाएगा। ओके, ये सिग्नल किसकी वजह से आया,
फर्स्ट जो सिग्नल आता है वो आता है फुली डेवलप्ड बेबी से प्लस में प्लासेंटा से। ओके, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स, ये रिफ्लेक्स जो होता है वो पिट्यूटरी के पास जाता है और एक हार्मोन की सिक्रेशन करवाता है जिसको हम बोलेंगे ऑक्सीटोसिन। ओके, ऑक्सीटोसिन हार्मोन का काम है कि स्मूथ मसल्स पे वर्क करता है, यानी कि यूट्रस की मायोमेट्रियम जो बीच वाली लेयर होती है, मायोमेट्रियम स्मूथ मसल्स की बनी होती है, उस पे वर्क करता है और उसकी कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा तो जो कॉन्ट्रैक्शन है वो स्ट्रोंगर होगी इस बार। ओके, ऑक्सीटोसिन हार्मोन की वजह से जो कॉन्ट्रैक्शन होगी वो स्ट्रोंगर होगी और ये स्ट्रोंगर कॉन्ट्रैक्शन दोबारा से पिट्यूटरी को सिग्नल देती है। पिट्यूटरी को सिग्नल दोबारा क्यों देती है? ताकि पिट्यूटरी जो है वो और ज्यादा ऑक्सीटोसिन रिलीज करवाए, और ज्यादा ऑक्सीटोसिन सीक्रेट करवाए। ओके, ये ऑक्सीटोसिन दोबारा क्या करेंगे, यूट्रस की लेयर पे एक्ट करेंगे और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन करवाएंगे। ओके, तो ये स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शन क्या करती है, अल्टीमेटली फीटस को, बेबी को बाहर पुश आउट करने में हेल्प करती है, यानी कि डिलीवरी में हेल्प करती है, जिसको हम बोलेंगे पार्चुरेशन। ओके, एक और हमने हार्मोन पढ़ा था रिलैक्सिन, जो कि सर्विक्स को डायलेट कराता है और हेल्प करता है पार्चुरेशन में। ओके, सो ऑक्सीटोसिन इज द मेजर हार्मोन दैट हेल्प इन द पार्चुरेशन और डिलीवरी ऑफ द बेबी। ओके, so the chapter is complete now.